नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 11 बज चुके हैं और इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे वो तमाम बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, इंसाफ के लिए भटकती गैंगरेप पीड़िता, सीएम योगी और डीजीपी से लगाई न्याय की गुहार। 2019 में 4 लोगों ने मिलकर पीड़िता को बनाया था हवस का शिकार। बड़ी खबर जहां पर मुख्य आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे महराज का है करीबी। जो मुख्य आरोपी है, आरोपी जाहिद मुख्तार अंसारी गैंग के लिए करता है काम। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आरोपी हसन जाहिद उर्फ बाबू के खिलाफ पुलिस नहीं कर रही है कोई सख्त कार्रवाई, तो आरोपी पर मेहरबान है जौनपुर पुलिस। कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। कोर्ट ने आरोपियों पर जारी किया एनबीडब्ल्यू। पुलिस संरक्षण मिलने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन पीड़िता और उसके परिवार को डराते धमकाते हैं आरोपी। तो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है गैंगरेप पीड़िता। सीएम योगी और डीजीपी से उसने न्याय की गुहार लगाई है कि उसे न्याय मिले। इंसाफ के लिए भटक रही है गैंगरेप पीड़िता। 2019 में 4 लोगों ने मिलकर पीड़िता को हवस का शिकार बनाया था। मुख्य आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे महराज का है करीबी। गैंगरेप का मामला ये 2 साल से चल रहा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपराधी के खिलाफ वारंट भी कटा हुआ है, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पकड़ ही नहीं रहे हैं। कौन है ये लोग? ये हसन जाहिद बाबू हैं, सटे मोहल्ले से हैं, बहुत दबंग लोग हैं। इन लोगों का बहुत बड़े बड़े माफियाओं से लिंक है। इनके बेटों ने इन्होंने मिलकर गैंग रेप किया और इनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से जनपद से आए हैं? थाना क्या लगता है? जौनपुर से आए हैं थाना। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, 2019 में 4 लोगों ने मिलकर हवस का शिकार एक युवती को बनाया, अब वो भटक रही है न्याय के लिए दर दर। क्या ताजा मामला है और जानकारी क्या मिल रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, उसके बावजूद भी जौनपुर की पुलिस जो है मूक दर्शक बनी हुई है और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जो है संरक्षण दे रहे, जिसके कारण आए दिन पीड़िता के परिवार को धमकियां दी जाती हैं, मारपीट की जाती है, गालियां दी जाती हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है तो क्या जौनपुर पुलिस कोर्ट के भी आदेश को नहीं मानती या मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखा रही है जौनपुर पुलिस? पीड़िता के साथ 4 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया, अपने हैवानियत का शिकार पीड़िता को बनाया। 2 साल से लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो अपराधी हैं वो खुलेआम जौनपुर के गलियों में घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को दोबारा से धमका रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कहीं दोबारा शिकायत करने गई या कुछ आगे एक्शन लिया तो आने वाले दिनों में फिर से वही दोबारा घटना दोहराई जाएगी। तो क्या जो और दूसरी बात, मुख्तार अंसारी का जो शूटर था, मुख्तार अंसारी के लिए गोलियां चलाता था महराज, उसकी हाल फिलहाल में बात करें तो चित्रकूट जेल में गैंगवार के दौरान मौत हुई थी। उसका ये करीबी है जाहिद, जो महराज के लिए काम करता था। कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो महराज के भी साथ साथ जो जाहिद है उसके भी तार मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है अगर पुलिस लापरवाह बनी रहेगी तो जो जाहिद है उसके हौसले और बुलंद होंगे। लेकिन नीलेश, 2019 का ये मामला है। नीलेश, 2019 का ये मामला है और अब तक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का जो रवैया है वो ढुलमुल नजर आ रहा है। पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस पूरे मामले पर यह बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है। एक और जहां पुलिस छोटे सी घटना में लोगों को उठाकर जेल भेज देती है, तो वहीं गैंगरेप जैसी घटना में आरोपियों को सरेआम कैसे घूमने दे सकती है? कोर्ट भी कह रहा है कि एनबीडब्ल्यू कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, उसके बावजूद भी पुलिस जो है हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है, जिसका नतीजा है कि जो 4 गैंगरेप के आरोपी हैं वो जौनपुर में घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। दूसरा, जो मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल के बाहुबली हैं, उनके साथ इसके तार जुड़े हुए हैं जो जाहिद हैं, उन्हीं के अभी कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण मिला हुआ है कि जाहिद जौनपुर में जबरन जो है गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है और उनके साथी मिलकर जो है बलात्कार की घटना को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी अगर खुले आसमान के नीचे घूम रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, पीड़िता लखनऊ आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाह रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम थे वो गैर जनपदों में लगे हुए थे, जिसके चलते उसकी मुलाकात नहीं हुई। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंसाफ के लिए भटक रही है गैंगरेप पीड़िता, सीएम योगी और डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है।
और वहीं खबर है प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ में शोहदों के चलते छात्रा के सपने चूर हो गए। छात्रा धाविका बनक देश का नाम रोशन करना चाहती थी, जिसके लिए वो गांव के मैदान में दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगी थी, लेकिन शोहदे उसे परेशान करने लगे, उससे छेड़खानी करने लगे, जिसके चलते वो घर पर कैद रहने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन शोहदों के अश्लील मैसेजेस ने उसे परेशान कर रखा है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस में की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने तुरंत जांच कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। तो प्रतापगढ़ की ये खबर है और आपको बता दें कि शोहदे के चलते एक छात्रा के सपने चूर चूर हो गए हैं। बहुत कुछ करना चाहती थी वो अपनी जिंदगी में, लेकिन जिस तरीके से ये लोग परेशान कर रहे थे उसे, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाई और वो पढ़ाई करने भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। तो ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया है। ओबीसी समाज की अलग से जनगणना की मांग की है। अलग से जनगणना की मांग बीएसपी शुरू से ही करती रही है। केंद्र अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो समर्थन करेंगे। तो मायावती ने ट्वीट किया है और मायावती ने तमाम बातें केंद्र के लिए लिखी हैं, तमाम मांग केंद्र से है। मायावती की बीएसपी की जो भी मांगे हैं उसको मायावती ने ट्वीट कर कहा है, लिखा है बकायदा ट्वीट कर मायावती ने। उन्होंने लिखा है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू से लगातार करती रही है तथा अभी भी बीएसपी की यही मांग है और इस मामले में केंद्र सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर और बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। तो मायावती ने ये ट्वीट किया है, ओबीसी समाज की अलग से जनगणना को लेकर ट्वीट किया है मायावती ने। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया। ओबीसी समाज की अलग से जनगणना की मांग हो, ये ट्वीट किया गया है मायावती की तरफ से। अलग से जनगणना की मांग बीएसपी शुरू से ही करती रही है। केंद्र अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो समर्थन करेंगे। तो अलग से जनगणना की मांग बीएसपी शुरू से ही करती रही है। इसको लेकर ट्वीट किया है मायावती ने। और इसके वाजपेयी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसके वाजपेयी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें वो कह रही हैं कि ओबीसी समाज की जो जनगणना है वो अलग से हो। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पहले भी बीएसपी सुप्रीमो इस तरीके की मांग रखती रही है। चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण किस तरीके से बैठाए जाएं उसको लेकर यह मांग बीएसपी की तरफ से की गई। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है अगर अलग से ओबीसी की जनगणना होती है, ऐसी बीएसपी की मांग है और बीएसपी पहले से भी यह मांग करती रही है, तो हम अपनी मांग पर अडिग हैं और हम चाहते हैं कि इस तरीके की जनगणना अगर हो तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं बीएसपी ने चुनाव से पहले एक कार्ड जरूर खेला है ओबीसी। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो बीजेपी भी कोशिश कर रही है, बड़े नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या उसके अलावा हम अनिल राजभर की बात करें, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने के लिए लगा रखा है। वहीं अगर हम सपा की बात करेंगे तो लगातार जो सपा है वो कहा जाता है कि ओबीसी की पार्टी है। बड़े पैमाने पर जो ओबीसी वोटर है, चाहे वो यादव हो या फिर मुस्लिम जाति का हो या दूसरी जातियों के जो वोट हैं ओबीसी वर्ग में, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का वोट है। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी जहां लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी की जनगणना की मांग को लेकर कहीं ना कहीं बीएसपी ने कोशिश जरूर की है कि ओबीसी का वर्ग उसके साथ जुड़े, क्योंकि निश्चित है कि अगर इस तरीके की कोई जनगणना होती है तो उसमें यह देखा जाएगा कि आखिर उनको प्रतिनिधित्व कितना मिला है, उनका सरकारी सेवाओं में या जो राजनीति है वहां पर कितनी उनकी भागीदारी है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चीजें साफ होंगी। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं बीएसपी ने कोशिश जरूर की। अभी हाल में ही हमने देखा है कि बीजेपी ने भी केंद्र सरकार ने मेडिकल सेवाओं में ओबीसी के आरक्षण को लेकर आदेश जारी किया है, जिसको कल पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान जिक्र भी किया था। तो बीएसपी हर वो
संभव कोशिश कर रही है कि दलित वोटों के साथ ओबीसी और सामान्य वर्ग के ब्राह्मण वोटों को जोड़कर कहीं ना कहीं 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। इन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से ट्वीट किया है, जो कहीं ना कहीं 2022 की रणनीति के तहत बीएसपी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। इसके भाजपा सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से बीएसपी ने ओबीसी के लिए मांग की है, अलग जनगणना के लिए, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं इस बात को कि देश के अंदर में किसकी कितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो सरकार को पहले से ही समाजवादी लोग इस बात को कह रहे हैं कि जनगणना तो होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन कितनी संख्या में है, जिससे कि सरकार को भी आसानी होती है। और उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में जो 2022 में चुनाव है, समाजवादी लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी हमेशा विकास की राजनीति करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज में हर वर्ग को आगे ले जाने की बात करती है, समाज में कैसे हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, चाहे किसी भी जाति धर्म चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, कैसे उसको मिले, इसके लिए समाजवादी लोग संघर्ष करते हैं और इसके लिए समाजवादी लोग सरकार से भी लड़ाई लड़ते हैं। और 2022 में जब समाजवादी की सरकार होगी तो सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। और समाज के अंदर में समाजवादी पहले से कहते हैं कि भाई जनगणना होनी चाहिए, जिससे सबको पता चले किसकी कितनी संख्या है। इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है, शुरू से समाजवादी इस बात को मांगती आ रही है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, जिस तरह से मांग कर रही है मायावती की तरफ से, कहा गया है कि ओबीसी समाज की अलग से जनगणना हो, क्या इसकी संभावना आपको नजर आती है? मैं कह रहा हूँ समाज के अंदर में जनगणना होनी चाहिए और किसकी कितनी संख्या है पता चलना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी। ये तो शुरू से समाजवादी लोग बोलते चले आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी लोगों का मकसद है समाज के अंदर में विकास की राजनीति करना, सामाजिक न्याय की बात करना, समाज को आगे ले जाना, समाज को पैरों पे खड़ा करना, समाज को प्रगतिशील बनाना, समाज को उन्नतशील बनाना, समाज को किस तरह से हम कहते हैं ना कि समाज एक ऐसा समाज बने जिससे लोगों को आपस में भाईचारा हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, सब मिलजुल के रहें और एक अच्छा प्यारा सा उत्तर प्रदेश हो जिसको हम उत्तम प्रदेश बोलते हैं। हम उस पर काम करते हैं, हम जाति धर्म की राजनीति कम करते हैं, हम विकास की राजनीति ज्यादा करते हैं। अनुराग जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी 27%। हमारा संपर्क क्योंकि अनुराग भदौरिया से टूट गया है, लेकिन हालांकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, और बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से मायावती की तरफ से मांग की गई है कि ओबीसी समाज के लिए अलग से जनगणना हो, आप इस मांग को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों के लिए लगातार काम करती है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी जब विस्तार हुआ तो उसमें सबने देखा कि पहली बार दलितों की भागीदारी बढ़ाई गई, पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाई गई। तो आज देश बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में समाज के पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। कल जिस तरीके से अन्न उत्सव बना उत्तर प्रदेश में, तो मायावती जी जिस तरह की टिप्पणियां करती हैं वो केवल भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार का उनका अभ्यास है, बाकी चीजों पर उनकी टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है और अप्रासंगिक है पूरी तरीके से। लेकिन इसमें बुराई क्या है? अगर आपने भी 27% ओबीसी वालों को मेडिकल सुविधाओं में आरक्षण दिया है, तो ये भी मांग कर रही है कि ओबीसी की जो जनगणना है वो अलग से की जाए, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, हमने कब कहा बुराई और अच्छाई का विषय नहीं है। हम तो समाज के सभी वर्गों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना काम पिछड़े वर्ग को मजबूती देने का किया गया है, ये कभी नहीं हुआ है। अब जिस तरीके अन्य महोत्सव में जिस तरीके से समाज के पहली बार, नहीं तो इस देश में चर्चा होती थी कि हम दिल्ली से भेजते हैं और पहुंचता नहीं है थाली तक, तो हमने थाली तक अन्न पहुंचाने का काम किया है। तो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है और ये उनकी सोच है, तो ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से सोचा जाएगा इस चीज को लेकर? क्योंकि मायावती ने अपने ट्वीट में सीधे लिखा है कि अगर सरकार इस पर कोई कदम उठाती है तो सकारात्मक कदम उठाती है, तो दोनों ही जगह आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, बीएसपी का सदन के अंदर भी और बाहर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि हम सर्वस्पर्शी
मानसिकता के साथ काम करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर कोई काम करने वाली सरकार है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में कोई जाति की सरकार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, देश में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। तो आज जातिगत राजनीति देश से, प्रदेश से खत्म हो गई है। इसलिए जो जातिगत राजनीति करने वाले लोग हैं वो छटपटा लेकिन रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आपको शायद याद हो 2 दिन पहले ही जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से ओपी राजभर की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 5 मांगे की थी, जिसमें एक मांग ये भी थी कि जातिगत जनगणना में पिछड़ों की जो जनगणना है वो अलग से हो। वो भी इस चीज को लेकर मांग कर रहे थे। उन्होंने लगभग 5 मांगे की थी, उसमें एक मांग ये भी थी। देखिए, अब देखिए ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव आ रहा है, अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ उस पर मेरा बोलना उचित तो नहीं आप है। क्या ये कहेंगे चंद्रमोहन जी, ये जो तमाम पहल की जा रही हैं ओबीसी को लेकर, जो ये दिखाया जा रहा है बार बार कि कितने हितैषी हैं राजनीतिक दल, तो ये मात्र महज सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव के लिए है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो बाकी लोग कर रहे हैं वो तो केवल चुनावी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा नहीं तो उन्होंने देखा है कि बहन जी का सरकार किसकी थी, तो बहन जी की सरकार केवल भ्रष्टाचार की सरकार थी। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बाकी तो उन्होंने कभी गरीबों के लिए, दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर किया होता तो जनता देती ना साथ। जनता, इसीलिए जनता के द्वारा जो नकारे हुए लोग हैं वो अब इस तरह की कवायदे कर रहे हैं। देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। समाज का जो कमजोर वर्ग है वो मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। जीतन राम मांझी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी मांग की है। जो जातिगत जनगणना की मांग उठाने वाले दल कौन से हैं? महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी जाति जनगणना की मांग की है। जातिगत जनगणना पर नीतीश, तेजस्वी एकमत नजर आ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है। बिल्कुल, तो जाति जनगणना की मांग उठाने वाले दल कौन कौन से हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। एसके वाजपेयी, अभी हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, तमाम अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता थे। यही सवाल था कि आखिर ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। इससे पहले बीजेपी, फिर अब बीएसपी और बहुत सारे ऐसे दल है जो अलग अलग जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसके मायने क्या कुछ है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और देश का सबसे बड़ा सूबा है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हों या फिर राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से जो बड़े पैमाने पर जाती हैं, उसके अलावा 80 लोकसभा की सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं इनका अपना अलग राजनीतिक महत्व है। तो बीएसपी की कोशिश यही होगी कि दलित और ब्राह्मणों के बाद साधने की कोशिश ओबीसी को की जाए, जिसको लेकर वो इस तरीके की मांग बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से ट्वीट के जरिए की जा रही है। हालांकि उनकी भी यहां उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, 5 साल सरकार चलाने के दौरान उन्होंने इस तरीके की कोई मांग नहीं रखी और ना ही इस तरीके का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को उस समय भेजा था। लेकिन अब 2022 में चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ऐसी स्थिति में बीएसपी की तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी, जो कि माना जाता है कि बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है, तो ऐसी वाजपेयी, आपको रोकना चाहेंगे। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी, कैसे देखते हैं जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कहा गया है कि जातिगत जनगणना की जाए, इसको, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी पार्टी कांग्रेस भी ये चाहती है कि जातिगत जनगणना की जाए? देखिए, पहले देखूंगा कि जो ओबीसी की जातियां वो चाहती क्या है। अगर इसमें जब एक बार जातिगत गणना हुई है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अपर क्लास हैं, कितनी माइनॉरिटी, लगभग इनकी जनगणना ग्राम सभा स्तर पर एक बार 2012 में पहले भी हो चुकी है पूरे देश स्तर पर। तब मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी। अगर ये ओबीसी के लोग चाहते हैं कि उनकी जनगणना अलग से हो जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इसमें कोई इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समाज को बांटने से, चूंकि इसका सरकारी ऑथेंटिक जब ग्राम पंचायत स्तरों पर इसका डेटा उपलब्ध है, मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं। जनगणना जो हुई है उसको सरकारें सार्वजनिक कर दें, कौन सी जातियां किस गांव में कितनी हैं, इसका डेटा सामान्यतः सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल यही मांग कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी आने वाले समय में इस चीज को उठाएगी? मुझे लगता है जिन राजनीतिक दलों के दफ्तर में ताले बंद थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन कर रही थी, कोविड में लोग तड़प कर मर रहे थे, इलाज के अभाव में लोग, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे, यहाँ पर दलितों पर, पिछड़ों पर, ब्राह्मणों पर मुकदमे हो रहे थे,
तब जिन पार्टी के दफ्तरों में ताले बंद थे, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में, अपने आप को सुर्खियों में लाने के चक्कर में बयानबाजी कर रहे हैं। 4.5 साल तक कहीं दल दिखे नहीं, तो राजनीतिक बयान है, चुनाव में अपने आप को दिखाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अगर देखें तो लगभग 32 साल से बेहाल है। उत्तर प्रदेश की निर्माण के लिए कोई एक बड़ी सड़क किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाई। सारे दल एक सड़क का नाम लेते हैं जो आगरा होते हुए दिल्ली और लखनऊ से गई थी। सारी सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। सारे पीएचसी, सारे सीएचसी, सारे जिला अस्पताल का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो उद्योग धंधे स्थापित थे, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया थी, कांग्रेस पार्टी से स्थापित हुई थी, वो बंद हो रही 32 साल से। क्योंकि 32 साल से उत्तर प्रदेश बेहाल है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकारें तो बनती रही कि उत्तर प्रदेश की सूरत नहीं बदली। उत्तर प्रदेश नीचे गया, आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। तो ऐसे लोगों को राजनीतिक बयान जरूर कुछ दिन चर्चा में रहेगा, लेकिन जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश चुनाव में। चलिए दीपक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना ओबीसी समाज की जाए। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, जिस तरह से देखा जाए, क्या महज जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल इस मामले को लेकर एकमत नजर आ रहे हैं, तो क्या महज सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति की जा रही है, ये कहा जा सकता है? अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 4.5 साल से बीजेपी की सरकार है। उसके पहले सपा समाजवादी पार्टी की सरकार रह चुकी है, उसके पहले बीएसपी की सरकार थी। इन सभी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के दौरान रहते हुए क्या किसी भी पार्टी की तरफ से क्या कोई जनगणना संबंधी प्रस्ताव लाया गया या इस तरीके की कोई जनगणना की गई? तो हम देखेंगे कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो खुद यहाँ पे शासन में रही, 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, उन्होंने इस तरीके का कोई प्रस्ताव ना लाया है, ना कोई जनगणना कराने की कोशिश की है। लेकिन निश्चित है कि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कोई भी पार्टी ये नहीं बोलेगी कि जनगणना ओबीसी के जाति के आधार पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो बीएसपी के सुर में सुर इसलिए भी मिला रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि 2022 में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो। अगर इस तरीके का कोई बयान आता है तो निश्चित है कि बीजेपी ने भी इस पूरे मामले से बचने की कोशिश की है। जैसा कि बयान अभी बीजेपी प्रवक्ता का भी था कि वो सबका साथ सबका विकास नीति के तहत चल रहे हैं। वो किसी का भी नहीं चाहते हैं कि विकास ना हो, वो चाहे वो किसी भी जात धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसका विकास होना चाहिए। तो निश्चित है कि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखेंगे तो 2022 का चुनाव महत्वपूर्ण है। बीएसपी की जो परफॉर्मेंस 2017 में थी, केवल 19 सीटें थी, समाजवादी पार्टी की केवल 49 सीटें थी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कांग्रेस को देखेंगे तो केवल 9 सीटें थी, जिसमें से 4 विधायक भी उसके बागी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपनी जमीन को तलाशने के लिए इस तरीके के बयान पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, ये सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का ट्वीट बीएसपी सुप्रीमो ने किया है, कहीं ना कहीं उससे एक कोशिश जरूर बीएसपी सुप्रीमो ने की है कि दलित और ब्राह्मणों के बाद अब कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को इस बयान के जरिए साधा जाए। अब देखना यह होगा कि इस बयान का कितना फायदा मिलता है और आखिर इस पूरे प्रकरण पर जो कि बीजेपी सत्ता में। ठीक है एसके वाजपेयी, आपको हम रोकना चाहेंगे। ओम प्रकाश राजभर, अध्यक्ष सुभाषपा के हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। ओम प्रकाश राजभर जी, सवाल ये है कि मायावती की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये मांग की गई है कि ओबीसी की अलग से जनगणना की जाए। सीधे मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम मायावती जी के बयान का स्वागत करते हैं। जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तब याद पिछड़ा नहीं आता है, तब पिछड़ी जाति की जनगणना की बात नहीं याद आती है। जब सत्ता से लोग बाहर होते हैं तब लोगों को याद आती है पिछड़ी जाति की। आज जरूरत है, अगर पूरे देश में उठा के देखिए तो सबसे ज्यादा दुर्गति अगर हिस्सेदारी भागीदारी की अगर है तो पिछड़े समाज की ही है। चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे भाजपा की, सभी सरकारों में पिछड़े समाज की उपेक्षा हुई है। जब तक जातिवार जनगणना हो नहीं जाएगी तब तक इनको हिस्सा नहीं मिल सकता है। ओम प्रकाश जी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी मेडिकल फैसिलिटी में 27% तक ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए कहा और अब मायावती भी अलग से जनगणना की बात कह रही है। आपको क्या लगता है कि चुनाव के पहले क्यों याद आ रही है ओबीसी की? देखिए, पिछड़े समाज के चाहे सामाजिक संगठन हो चाहे पार्टियां हो, जब पिछड़े समाज का आंदोलन तेज हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 12 सितंबर को नीट की परीक्षा होगी, उसमें पिछड़े दलित को आरक्षण नहीं होगा, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया प्रदेश सरकार को, तब जाकर के उन्होंने नीट में आरक्षण दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि
ये जो आपने कहा ना कि चुनाव के समय ही याद आता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सत्ता में जब पार्टियां रहती हैं तब इनको याद नहीं आते हैं पिछड़े समाज के लोग। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, 2 दिन पहले आप भी स्वतंत्र देव सिंह से मिले थे, जहां आपने 5 मांगे की थी। आपने कहा था ये 5 मांगे अगर मान ली जाती हैं तो हम बीजेपी के साथ, यानी कि आप अपने पुराने अलायंस के साथ लौट जाएंगे। उसमें से एक मांग ये भी थी, आपने भी जातिगत जनगणना की मांग रखी थी। हम तो आज 19 साल से जातिवार जनगणना की मांग कर रहा हूँ, एक दिन नहीं, हमको 19 साल हो गया। हम 19 साल से इस बात के पक्षधर हैं कि जब से पार्टी मैं बनाया हूँ तब से कह रहा हूँ कि पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही। जब सामान्य वर्ग की हो सकती है, SC ST की हो सकती है, तो पिछड़ी जाति के साथ ये धोखा क्यों लोग कर रहे हैं। तो इनकी जनगणना होनी चाहिए। 52% आबादी है, पिछड़ों का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पिछड़ों का बेटा दरोगा नहीं बनेगा, पिछड़ों का बेटा SDM DM नहीं बनेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, आपको इसकी संभावना नजर आती है, ऐसा होना पॉसिबिलिटी आपको इस चीज की नजर आती है जी? आपको इसकी संभावना नजर आती है, पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये चीज हो पाएगी? 100% होगी। नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है ना, ये पिछड़े समाज के लोग उठा करके इनको नाव में बैठा के समुद्र पहुंचा देंगे। लेकिन इस चीज को लेकर जो ये मांग कर रहे हैं, मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना की जाए। इससे पहले अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, BSP की भी सरकार रही है, इनकी अपनी अपनी सरकारें रही हैं, लेकिन उस समय अपनी सरकार में क्यों इस तरह की पहल नहीं की गई, और अब जब मांग की जा रही है, जब चुनाव नजदीक है? देखिए, सही बात तो ये है कि जब से ओम प्रकाश राजभर का उदय हुआ है, जब से हम राजनीति में आए हैं, तब से हम खासतौर से हम अति पिछड़े और अति दलित की बात करते हैं, गरीब कमजोर वंचित समाज की बात करते हैं। जब आवाज उठाना हमने शुरू किया है तो जिनको नहीं समझ में आती थी बात, वो अब उनको समझ में आने लगा है। आज उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कहती है जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन एकदम जाति की राजनीति करने को उतर गई। प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं 27 हमने पिछड़ी OBC की जातियों को बना दिया, मंत्री बना दिया केंद्र में, हमने महिलाओं को भागीदारी दे दिया। अरे भागीदारी देने से नहीं होगा, 33% रिजर्वेशन महिलाओं का लोकसभा में विचाराधीन है। जब सत्ता से बाहर बीजेपी थी तो इनको याद आती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे। अब आज 7 साल से दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन वो बात भूल गई। तो अब हम लोग जब इधर नीचे से ऊपर उसको चिल्ला रहे हैं तो लोगों को हो रहा है कि भाई ये हमने वादा किया था। तो ये जो लोगों को याद आता है, जब सत्ता में से बाहर हो जाते हैं तब इन लोगों को दिखाई देता है, याद आती है, और सत्ता में रहते हैं तो नहीं दिखाई देता है। अब यही भारतीय जनता पार्टी को लीजिए, जब सत्ता से बाहर थे तो महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब आज महंगाई आसमान छू गई, पूरा देश महंगाई से त्राई त्राई कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है महंगाई। अभी पढ़ाते हैं, दूसरी बात समझाते हैं, समझाने लगते हैं। किसी से महंगाई की बात करिए तो कांग्रेस का दोष है, तो पाकिस्तान का दोष है, तो नेहरू की देन है कि महंगाई। ठीक है सर, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ जुड़े, SK वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।